हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल पे आ ही गए हैं। आइए तो देख लेते हैं। कल अपन लोग का एग्ज़ाम है मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, ये सब्जेक्ट है अपन लोगों का। तो आइए फर्स्ट यूनिट देखते हैं पहले। कल अपन लोगों का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आए हुए क्वेश्चन हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। वो कॉन्सेप्ट ज़रूर देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, बहुत अच्छे से करके आएंगे पेपर। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से अच्छे से नंबर लेके आएंगे। तो ठीक है, देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या है हमारा। स्कोप ऑफ स्टडी देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या है हमारा। यूनिट फर्स्ट में कितने पार्ट हैं? यूनिट फर्स्ट में हमारे 4 पार्ट हैं। 4 ही है, हाँ नहीं 8 पार्ट है। तो देखते हैं स्टार्टिंग से। पार्ट फर्स्ट में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड दियर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ दियर बिल्डिंग मटेरियल्स। और पार्ट सेकंड में है स्टोन रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल्डिंग स्टोन। तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम न व्यस्त करते हुए चलते हैं पार्ट फर्स्ट पे। पार्ट फर्स्ट में हमारा कंसेप्ट आउटलाइन ज़रूर याद रखेंगे। कंसेप्ट आउटलाइन बेस्ड पे ही ये पार्ट फर्स्ट होगा, पूरा पार्ट फर्स्ट इसी पे डिपेंड करेगा। तो देखते हैं हमारा बिल्डिंग मटेरियल क्या है। इट इज़ एनी मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़। यह एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज होता है। मैनी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस सच एज क्ले, काफ़ी मतलब अलग अलग प्रकार के मटेरियल यूज होते हैं, जैसे क्ले है, सैंड है, वुड है एंड रॉक हैव बीन यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। यानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो जो यूज होता है वही है बिल्डिंग मटेरियल। जैसे हमारा क्ले हो गया, सैंड हो गया, वुड हो गया, रॉक्स हो गए, ये सब हमारे बिल्डिंग मटेरियल में के अंतर्गत आते हैं। और फिर क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। तो फॉलोइंग फैक्टर में भी कंसाइडर है, जैसे हमारा है कास्ट है, ड्यूरेबिलिटी है, सप्लायर है, अवेलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, मेंटेनेंस है। कास्ट मतलब क्या है कि हमारी कास्ट कितनी आ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना ड्यूरेबल है, सप्लायर मतलब सब उसकी सप्लाई कैसी है, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है उसका, और उसके मेंटेनेंस का क्या होगा, इनपुट आउटपुट जो भी होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट आउटलाइन हो गया। अब इसी कंसेप्ट पे ये पूरा पार्ट डिपेंड करेगा। तो अपन लोग अगर पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोगों को भी रिवीजन करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही देखते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा पहले ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो वही है जो हमारा कंसेप्ट आउटलाइन है, यानी क्या क्या बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, आप बिल्डिंग मटेरियल से क्या समझते हैं। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन, यानी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट टाइप के मटेरियल कौन कौन से होते हैं तो यूज होते हैं। तो हमारा सीमेंट यूज होता है, सैंड यूज होता है, ब्रिक्स यूज होता है, प्लास्टिक यूज होता है, सेरेमिक्स यूज होता है, मेटल है, वुड है, स्टोन है। यानी ये हमारा सीमेंट है, यानी कि सीमेंट कैसा यूज होता है, किस ग्रेड का सीमेंट यूज होता है, इसमें ये लिखना है। सैंड है, सैंड में किस प्रकार की सैंड होती है, मतलब उसके पार्टिकल साइज़ क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सब होगा। ब्रिक्स में ब्रिक नॉमिनल साइज़ किस फर्स्ट इसे होता नहीं 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर का, इस टाइप के जो ब्रिक्स होते हैं वो सब मतलब किस टाइप के ब्रिक्स यूज हो रहे हैं। प्लास्टिक है, उसमें प्लास्टिक मटेरियल क्या क्या यूज होते हैं। और सेरेमिक्स है, सेरेमिक्स क्या होता है, जैसे टाइल्स हो गए, टाइल्स वगैरह जो लगाते हैं वो हो गया। मेटल हो गया, जो इसमें मेटल यूज होते हैं, मेटल। और वुड हो गया, लकड़ी भी जगह जगह यूज होती है, तो ये हो गया। स्टोन भी यूज होता है, तो ये ठीक है। वो थोड़ा सा अपने देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ एग्जाम में है 5 नंबर में। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल
के इन्फ्लुएंसिंग, वाट आर द फैक्टर यानी क्या फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस बिल्डिंग मटेरियल की चॉइस के लिए फैक्टर क्या क्या हैं। पहला है हमारा कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट क्या होगी। वन इम्पॉर्टेंट, तो इसको पूरा देख लेते हैं, तो मतलब हेडिंग देख लेते हैं। तो हमारा कॉस्ट है, ड्यूरेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, मेंटेनेंस है। तो ये हमारा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा कॉस्ट है वन इम्पॉर्टेंट कंसाइडरेशन व्हेन चूजिंग बिल्डिंग मटेरियल इज़ द कॉस्ट। चूज बिल्डिंग मटेरियल दैट विल सर्व यू वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस विल एंड अप बीइंग कॉस्ट एफिशिएंट। फिर है हमारा ड्यूरेबिलिटी, द बिल्डिंग मटेरियल शुड बी मोर रेजिस्टेंट टू डीके, मॉइस्चर एंड अदर इन्वायरमेंट हैज़र्ड। यानी ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है कि अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, दशकों तक चलनी चाहिए, और उसमें जो नमी वगैरह हो वो सब ना जाए, इन्वायरमेंट से उसको बचाने के लिए ड्यूरेबिलिटी होती है। अवेलेबिलिटी का है, अवेलेबिलिटी है कि इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाई रेडली अवेलेबल मटेरियल, यानी इसकी उपलब्धता कैसी है, कितनी आसानी से है। दिस हेल्प टू इंश्योर दैट यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टू गेट मटेरियल। यानी अवेलेबिलिटी मतलब अगर मटेरियल लेना है बिल्डिंग मटेरियल का, अगर वो उपलब्धता बहुत काफ़ी दूर है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और उसमें उसको लाते कुछ उसमें हानि हो सकती है, टूट फूट हो सकती है, ये सब हो गया। और परफॉर्मेंस क्या है, सिलेक्ट मटेरियल दैट हैव द स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी टू सपोर्ट द बिल्डिंग लोड, यानी उसकी परफॉर्मेंस कैसे है, बिल्डिंग का लोड सह पाएगा कि नहीं, यानी झेल पाएगा कि नहीं, ये सब हो गया अपन का परफॉर्मेंस में। द मटेरियल सिलेक्टेड शुड आल्सो, ये वाला देखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है ये, द मटेरियल सेलेक्टेड शुड आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर द ऑक्यूपेंट टू लिव कंफर्टेबली विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट लाइक दोज कॉज्ड बाय। यानी अगर हम बिल्डिंग तैयार कर लिए, उसमें रह रहे हैं, तो उसमें हमको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस। अब मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में द बेस्ट मटेरियल आर दोज दैट आर इजी टू मेंटेन। मेंटेनेंस विल हेल्प टू कीप द बिल्डिंग लुकिंग गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी मेंटेनेंस होता है, आप लोग मेंटेनेंस तो समझ ही रहे हैं ना, उसकी लॉन्ग टाइम के लिए उसकी एज बढ़ जाती है, या तो फिर उसकी लुकिंग अच्छा होता है, गुड लुकिंग हो जाता है, ये हो गया। अब सेकंड में क्या है, गुड क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल विल यूजुअली रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। अगर अच्छी मटेरियल का यूज हुआ है बिल्डिंग के निर्माण में, तो उसके मेंटेनेंस का खर्च भी कम आता है और उसका मेंटेनेंस कम करना पड़ता है। ये हो गया हमारा, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग मटेरियल को चॉइस करते समय क्या क्या फैक्टर ध्यान देना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यानी हम क्या क्या इसमें देखेंगे, कॉस्ट है, ड्यूरेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, मेंटेनेंस है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन डिटेल ऑल मेजर प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। मेजर प्रॉपर्टी यही है, मेजर प्रॉपर्टी अपन वही है, सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिकल, इलास्टिक प्रॉपर्टी, प्लास्टिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी। देखो यार, अगर हम पूरा अगर ये एक एक पॉइंट करके अगर हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हो भी नहीं पाएगा। तो देखते हैं आप, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और इसमें क्या है, आप लोग थोड़ा सा खुद से पढ़े तो होंगे ही, और अपने से थोड़ा समझ के लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लिखना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन है लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो कैसा भी क्वेश्चन हो वो आप लिख लेंगे बहुत आसानी से। ये है कि इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि अपन लोगों का एक रिकॉल हो जाएगा, एग्ज़ाम में लिखने में कोई अड़चन नहीं आएगी, बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो हमारा ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस बिल्डिंग मटेरियल बाय इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ठीक है, ये भी हो जाएगा। पार्ट सेकंड में आएगा, यानी अगर हम सही तौर पे देखें तो पार्ट फर्स्ट में क्या था, पार्ट फर्स्ट में हमारा क्या था कि बिल्डिंग इनकी मतलब बिल्डिंग हम जब बना रहे हैं उसमें किस प्रकार का मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसकी मतलब कैपेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये सब हो गया पार्ट फर्स्ट में। पार्ट फर्स्ट में इतना ही था। अब इसका पार्ट सेकंड में कंसेप्ट आउटलाइन देखते हैं। तो इसमें क्या है, स्टोन के बारे में दिया है। स्टोन क्या है, स्टोन इज़ डिफाइंड एज द नेचुरल हार्ड सबस्टेंस
फ्रॉम मिनरल एंड अर्थ मटेरियल विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक। यानी स्टोन होता है जो हमारा रॉक से मिलकर बना होता है। यह एक नेचुरली प्रोसेस है, ठीक है। कॉमन बिल्डिंग स्टोन, यानी बिल्डिंग में दिस में बी एज फॉलो। यानी कॉमन बिल्डिंग स्टोन क्या है हमारा? ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट यूज होता है ग्रेनाइट बिल्डिंग स्टोन में, यानी टाइप हैं स्टोन के। ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, स्लेट है, मार्बल है, बेसाल्ट है। टेस्ट ऑफ स्टोन, फॉलोइंग टेस्ट में बी कैरिड आउट। क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी जो स्टोन का हम टेस्ट करते हैं वो किस किस प्रकार का है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, शियर स्ट्रेंथ टेस्ट है, वेदरिंग टेस्ट है, टफनेस टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट है। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब उस पर अगर हम जो हमारा स्टोन होगा उस पर अगर लोड आएगा तो कंप्रेस होगा, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? ऐसा तो है नहीं कि वो लोड लगने पर ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये ट्रांसफ़र स्ट्रेंथ, यानी उसको ट्रांसफ़र करने की, यानी जो अगर उस पर लोड आएगा तो ट्रांसफ़र कर पाएगा, ट्रांसवर्स कर पाएगा या कि नहीं। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी अगर उस पर एक टेंसाइल स्ट्रेंथ पैदा होगा, शियर स्ट्रेंथ पैदा होगा, जब लोड आएगा तो शियर करने की कोशिश करेगा तो उसकी शियर करने की स्ट्रेंथ क्या होगी? वेदरिंग टेस्ट करते हैं, यानी मौसम, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा। टफनेस, उसकी टफनेस टेस्ट कर लेंगे, साउंडनेस टेस्ट कर लेंगे। तो ठीक है, ये हमारा टेस्ट ऑफ स्टोन हो गया। यही कंसेप्ट आउटलाइन है, इसी पे बेस्ड पूरा ये पार्ट 7 स्टोन क्या है? कंसेप्ट आउटलाइन स्टोन है, कॉमन बिल्डिंग स्टोन है, टेस्ट ऑफ स्टोन है, बस इतना ही है। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट असाइनमेंट ऑफ बिल्डिंग स्टोन। अब वही है जो हमने ये कॉन्सेप्ट आउटलाइन में पढ़ा है, तो इसी को लिखना है। तो अपन लोग कंसेप्ट आउटलाइन अच्छे समझ लेंगे, और उतना तो अगर कंसेप्ट आउटलाइन पता है तो अपन लोग लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं आज तक अभी आपने, तो बस कंसेप्ट आउटलाइन पे ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से लिख लेंगे। अब ये क्या है? एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन स्टोन इन डिटेल। अब वही हमको क्या लिखना है? ये है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन इन डिटेल, यानी स्टोन का क्लासिफिकेशन डिटेल में, ठीक है। तो हमारा है एक, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया है 2016-17 में। तो हमारा है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। फिर सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा, कहाँ गए जी? पहले यहाँ देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द रॉक्स आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स। यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अनुसार जो होते हैं रॉक्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इग्नियस रॉक है। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारा होगा यार इस पर थोड़ा सा 1 मिनट आप रुकिए थोड़ा। हाँ, ये हम देखते हैं इग्नियस रॉक में क्या है? दिस इनसाइड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस हैज हाई टेम्परेचर एज द केस फ्यूजन बाय हीट एट इवन ऑर्डिनरी प्रेशर। इग्नियस रॉक हो गया। द मोल्टेन और पास्टी रॉकी मटेरियल इज नोन एज द मैग्मा। दिस मैग्मा, यानी इग्नियस रॉक होता है जो हमारा मैग्मा निकलता है। मैग्मा जब निकलता है, जो लावा बोलते हैं, उसमें से निकलता है, तो वो ठंडा होने के बाद एक मतलब लेयर बाय लेयर के रूप में जमा हो जाता है, वही एक स्टोन का रूप ले लेता है। तो स्टोन कई रूप लेता है, तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है तो रॉक को। तो वही है पहला हमारा। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक भी कई प्रकार होते हैं। अब जैसे हमारा प्लूटोनिक है, हाइपाबाइसल रॉक्स है, ठीक है, वोल्केनिक रॉक है। तो ये हो गया हमारा इग्नियस रॉक के अंतर्गत। अब प्लूटोनिक रॉक में क्या है? दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा। यह रॉक मैग्मा के ठंडा होने के पर बनता है। कौन? प्लूटोनिक रॉक जो होता है मैग्मा के ठंडा होने पर बनता है। द कूलिंग स्लो एंड रॉक पासिस कोर्सली ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्रिस्टलाइन होता है। द इग्नियस रॉक कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री। इग्नियस रॉक होती है वो साधारणतः बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज होता है।
अब इसका एक एग्जांपल है ग्रेनाइट। अब हाइपाबाइसल रॉक है। These rock are formed due to cooling of magma at a relatively shallow depth from Earth's surface. The cooling is fast and hence this rock passes finely graded crystalline structure. यानी ये इसकी जो कूलिंग होती है ये फास्ट होती है और ये फाइनली ग्रेडेड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है फाइनली ग्रेडेड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अब वोल्केनिक रॉक है। सच रॉक आर फॉर्म ड्यू टू पोरिंग ऑफ मैग्मा एट अर्थ सरफेस। वोल्केनिक रॉक द रेट ऑफ कूलिंग इज, जो वोल्केनिक रॉक है, वोल्केनिक रॉक की द रेट ऑफ कूलिंग इज फास्टेस्ट एंड हेंस दीज रॉक्स आर एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर। अब देखते हैं सी पॉइंट। दे समटाइम कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ ग्लास विच इज नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। बेसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक। यानी जो वोल्केनिक रॉक का एक एग्जाम्पल है बेसाल्ट है। अब है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री दीज रॉक आर फॉर्म बाय रेगुलर डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग ऑन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। और उसके बाद हमारा ये सेडिमेंट्री रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक है। ये रॉक का नाम सब याद रखेंगे। बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टर स्ट्रेटिफाइड रॉक है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, फॉलिएटेड रॉक है। बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टर आर्गिलेसियस, सिलिशियस, कैलकेरियस। डिस्कस इन डिटेल द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन। तो इसमें क्या है कि हमारा अपीयरेंस है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रेंथ है, वेट है, हार्डनेस है, टफनेस है, पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन, सीजनिंग है, वेदरिंग है, वर्केबिलिटी है, फायर रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या है ना, अपन लोग केवल हेडिंग देखेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और 8 यूनिट है, 7-8 यूनिट। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रीफली डिस्क्राइब द टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन एंड दियर सिग्निफिकेंस। ब्रीफली डिस्क्राइब द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट एंड विद वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ स्टोन। यानी क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग बहुत आसानी से लिख लेंगे। पहला है कि हम पहले क्या करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करेंगे, फिर उसके बाद है हमारा ट्रांसफर स्ट्रेंथ क्या होगी, फिर अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी। अभी जो हमने कंसेप्ट आउटलाइन में पढ़ा था वही है, हमको पता करना है। टफनेस टेस्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, बस हो गया। तो इस क्वेश्चन से देखिए ये समझ में आया ना कि कंसेप्ट आउटलाइन कितना इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस बिल्डिंग स्टोन विद देयर सुटेबिलिटी। ये आया नहीं है, एक बार अगर आप लोगों को लगता है इम्पॉर्टेंट है तो रोक के देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कंप्लीटेड स्टोन वर्क। ये क्वेश्चन था हमारा, पार्ट 3 है। कंसेप्ट आउटलाइन देखते हैं। ब्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज आर्टिफिशियल स्टोन विच आर यूजुअली मेड ऑफ क्ले। यानी इसका मतलब ये है ब्रिक कैन बी डिफाइंड, यानी ब्रिक को डिफाइन किया जा सकता है एज एन आर्टिफिशियल, यानी एक आर्टिफिशियल यानी हाथ से बनाए हुए स्टोन। एज मान है ना कि एक्चुअल में होता है, ठीक है। दिस आर ऑब्टेन बाय मोल्डिंग क्ले इन रेक्टेंगुलर मोल्ड। यानी यह मतलब मिलता है, यानी जो हम लोग मिट्टी को गूंथ कर उसको रेक्टेंगुलर शेप में डाल कर प्राप्त करते हैं वही है। तो वही हमारा ब्रिक्स हो गया। अब है इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, यानी ब्रिक में इंग्रेडिएंट क्या क्या है हमारा है। एल्यूमिना है, सिलिका है, और लाइम है, ऑक्साइड ऑफ आयरन है, एंड मैग्नीशिया है। टेस्टिंग मेथड ऑफ ब्रिक। फॉलोइंग आर द वेरियस टेस्ट फॉर ब्रिक, यानी ब्रिक का टेस्ट के लिए कौन कौन से टाइप हैं। पहला है हमारा डायमेंशन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वार्पेज टेस्ट एंड एफ्लोरेसेंट टेस्ट। ये सब हमारा टेस्ट है। यानी ब्रिक ये पता करने के लिए ब्रिक किस प्रकार का अच्छा है, किस प्रकार के लिए सही है, किस
कंसेप्ट के लिए सही है, तो उसके लिए हम ब्रिक की टेस्टिंग करते हैं। तो यही अपन का कंसेप्ट आउटलाइन है, इसी पर ये पूरा पार्ट 3 बेस है। तो इसमें केवल वो क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम तो नहीं है, रिवीजन कर सकते हैं। अगर डिटेल में देखने लगेंगे तो 1 महीने लग जाएंगे। डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ क्ले ब्रिक्स एंड दियर यूज। अब ये पूछ रहा है कि कैसे बनता है, तो आप लोग ये तो पता ही है, गाँव में अपन लोग ने देखा होगा कि ईंट कैसे बनती है। पहले प्रोसेस क्या है, पहले मिट्टी देखते हैं जो हमारी सही होती है, उस पर मिट्टी को, फिर उसके बाद उसको मिट्टी को लेते हैं, उसको खोद कर एक जगह इकट्ठे करते हैं, फिर उसमें पानी वगैरह मिला के अच्छे से मोल्ड करते हैं, फिर रेक्टेंगुलर शेप में उसको ढाल के उसको रख देते हैं सूखने के लिए। फिर सूख जाता है, फिर उसको वो क्या बोलते हैं, भट्टी में डाल के उसको गर्म किया जाता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है ईंट बनाने का, वही लिखना है अपन लोगों को। तो और इस क्वेश्चन को लिखने के लिए पहले हेडिंग ज़रूर लिखना, अगर हो सकेगा तो हेडिंग ज़रूर लिखेंगे। तो हेडिंग हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी क्ले का प्रिपरेशन क्या है। अब उसमें है हमारा अनसॉइलिंग है, डिगिंग है, क्लीनिंग है, वेदरिंग है, ब्लेंडिंग है, टेम्परिंग है, मोल्डिंग है, हैंड मोल्डिंग है, मशीन मोल्डिंग है, ड्राइंग है, बर्निंग है। तो ये हमारा हो गया। तो फिर उसके बाद हमारा क्लासीफाई रॉक ऑफ वेरियस कैटेगरी, यानी रॉक की वेरियस कैटेगरी पूछ है क्वेश्चन, लेकिन पूछा नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन्यूमरेट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्ले एज मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। अभी ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वीडियो पॉज करके देखें एक बार तो ज़रूर, क्योंकि ये कंसेप्ट आउटलाइन में हो चुका है। व्हाट आर द वेरियस टेस्ट कैरिड आउट ऑन ब्रिक टू फाइंड टेस्ट, ये क्वेश्चन नहीं आया है, जो क्वेश्चन आया है वही देख रहे हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 3 बार पूछ चुका है। एज अ साइट इंजीनियर, जैसा कि आप साइट इंजीनियर हैं, इन विच मैनर यू विल फेस, आप कैसा व्यवहार फेस होगा। ए फ्लोरेसेंस प्रॉब्लम इन ब्रिक एंड लाइम बर्स्टिंग प्रॉब्लम इन टाइल्स, आल्सो गिव द सॉल्यूशन टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स। तो ये है कि जो फूल जाती है ईंट, जो फूल जाते हैं पानी पर, ये इस टाइप का। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ लाइम बर्स्टिंग एंड एफ्लोरेंस इन ब्रिक्स, यानी जो ईंटों में स्वेलिंग आ जाती है, वो है क्वेश्चन। ठीक है, लाइम बर्स्टिंग प्रॉब्लम, यानी एक देखते हैं इसमें क्या है। कॉमन डिफेक्ट of bricks and tiles as weakening or breaking of bricks tiles, which is caused by the hydration of quick lime particle derived from limestone in brick tile making clay. Second, by mixing common salt in black cotton soil, lime bursting can be prevented. 0.5% sodium chloride is sufficient. Second method is to put all the bricks in water just after they are removed from the kiln. This process called docking. एफ्लोरेसिन का है हमारा, this defect is caused because of alkalis present in brick. When bricks come in contact with moisture, water is absorbed by them. Second है हमारा, the absorbed water dries out by evaporation from the exposed faces, and as it does so, the soluble salt it contains crystallize out on the surface. On drying, gray or white powder patches appear on the brick surface. The process often continues for many years depending on the quantity of salt present in the bricks and their solubility. और फिर इसके बाद 4 पॉइंट क्या है, द लेस सोल्यूबल साल्ट सच एज कैल्शियम सल्फेट टेक मच लॉन्गर पीरियड टू बी लीच्ड आउट। 5th में क्या है, मैग्नीशियम साल्ट आर वेरी सोल्यूबल एंड आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। 6 में क्या है, ब्रिक्स हैव बीन सैचुरेटेड बिफोर देयर प्लेसमेंट इन मेसनरी विल बी मोर प्रोन टू एफ्लोरेसिन देन
दोज अंडर ड्राई कंडीशन। 7 पॉइंट का एफ्लोरेसिन कैन बी मिनिमाइज बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर क्ले मटेरियल फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रिवेंटिंग मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेसनरी। 8 पॉइंट क्या है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग वाटर प्रूफ कॉपिंग एंड बाय यूजिंग वाटर रिपेलेंट मटेरियल इन मोर्टार एंड बाय प्रोवाइडिंग डैम्प प्रूफ कोर्स। तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, एज अ सिविल इंजीनियर विच क्ले प्रोडक्ट यू विल यूज़ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन साइट। यानी आप अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट में, और क्ले के बारे में क्या आप देखेंगे। तो ये हमारा है फायर क्ले है, टेराकोटा, फिर पोर्सलेन है, फिर है हमारा स्टोनवेयर है, मेजोलिका है, ब्रिक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट 4 में। अब पार्ट 4 में हमारा क्या है, कंसेप्ट आउटलाइन। कंसेप्ट आउटलाइन है जिप्सम। It is non-hydraulic binder occurring naturally as a soft crystalline rock or sand. Pure gypsum is a white translucent crystalline mineral gypsum product. Following are the common product made from gypsum. यानी हमारा जिप्सम प्रोडक्ट के बारे में और जिप्सम के बारे में तो पार्ट 4 में सब यही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम वॉल प्लास्टर है, हार्ड फिनिश प्लास्टर है, जिप्सम प्लास्टर बोर्ड इत्यादि। लाइम है, लाइम इज यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। द कॉम्पोजिशन ऑफ लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो ठीक है, इसमें हम केवल लाइम और जिप्सम के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो वो क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन लगभग आते हैं, और जो रिपीटेड नहीं होगा तो अपन लोग लिख लेंगे। बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, वी कैन डू एवरीथिंग बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। पार्ट 5 में, अच्छा देखो, पार्ट 4 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पार्ट 5 में है हमारा सीमेंट है। कंसेप्ट आउटलाइन, सीमेंट क्या है, सीमेंट इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल। अब आप लोगों को पता ही है सीमेंट क्या होता है। Cement is a binding material. It is differ from lime by the property that it does not slake but sets readily. Manufacturing of cement. Cement can be produced by 2 processes: dry process, wet process. Test on cement. Following are the various tests for cement: fitness test, setting time test, compressive test. अगर आप लोग इसको अच्छे से, कंसेप्ट आउटलाइन को अच्छे से पढ़ लें तो आप बहुत अच्छा पेपर में लिख सकते हैं। आप अपने से, अच्छा ये ना रट के जाइए कि ये क्या है, कि इसमें क्या हेडिंग क्या है। आप अपने से कंसेप्ट बनाइए दिमाग में, उसी के हिसाब से आप हेडिंग लिखेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से करेक्ट होगा, सही होगा। तो देखते हैं, अब इसमें हमको पढ़ना है सीमेंट के बारे में। तो देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ। अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड देयर इज, यानी उसका मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग और उसका यूज क्या है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट कैन बी मैन्युफैक्चर आइदर बाई ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। यानी सीमेंट मैन्युफैक्चर हो सकता है ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस के द्वारा। तो ये ऊपर हमने जो कि अभी पढ़ा है ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस क्या होता है, उसको ड्राई मीन्स होता है सुखाना, और वेट मतलब होता है गीला करना। तो हो गया हमारा इसी के, तो ऐसे अपन समझ के लिख लेंगे। तो यूज़ का, अब यूज़ तो पता ही है कि सीमेंट का यूज कहाँ होता है, खाना खाने में तो होता नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीमेंट। अब सीमेंट क्या है, अब सीमेंट क्या है अभी आप लोगों को बता देंगे सीमेंट क्या है और सीमेंट कहाँ का यूज होता है। और फिर कहा है एक्सप्लेन द वेरियस टेस्ट नीडेड टू बी परफॉर्म टू इंश्योर द सुटेबिलिटी ऑफ सीमेंट। डिस्क्राइब द वेरियस टेस्ट ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के अलग अलग टेस्ट कौन से हैं। तो कंसेप्ट आउटलाइन अभी जिंदाबाद है, अभी आप लोगों ने देखा था, वही है कंसेप्ट आउटलाइन, उसी को देखना है। ये हो गया, हाँ हो गया। फिर हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा बाबा आ जा। हेलो, अब पार्ट 6 में पहुंच गए। अब इसका कंसेप्ट आउटलाइन क्या है। सीमेंट कंक्रीट, इट इज़ अ मिक्सर ऑफ सीमेंट, यानी जो सीमेंट कंक्रीट होता है, इट इज़ अ मिक्सर ऑफ, यह सीमेंट का मिक्सर होता है। जैसे कंक्रीट वो जो होता है, सीमेंट होती है, इसमें बालू होगा
और मिलावा होगा वाटर का, ये सब मिलके जो कंक्रीट बनता है, ठीक है। इट कैन बी इजली मोल्ड इनटू ड्यूरेबल स्ट्रक्चर मेंबर, यह आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। अब है प्रोडक्शन स्टेज ऑफ कंक्रीट। द स्टेज ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन आर बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, करिंग एंड फिशिंग। मेथड ऑफ करिंग, फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर करिंग। फर्स्ट है वाटर करिंग, स्टीम करिंग, करिंग बाय इंफ्रारेड रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल करिंग ETC। तो ये होगा कंसेप्ट आउटलाइन। आप लोग अच्छा ऐसा करिए ना, कंसेप्ट आउटलाइन को 3-4 बार अपने खुद से लिखें, समझने की कोशिश लिखिए, उसको समझिए, क्योंकि यही फैक्ट है। इसी के फैक्ट पे तो पूरा पार्ट बेस है हमारा यूनिट फर्स्ट। तो ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ हो। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। अब ये कोई पूछने की बात है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंक्रीट के प्रोडक्शन का प्रोसेस पूछ रहा है। तो पहला द स्टेज ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन आर, फर्स्ट है बैचिंग और मेजरमेंट ऑफ मटेरियल, और फिर सेकंड है मिक्सिंग है, थर्ड है ट्रांसपोर्टिंग है, फोर्थ है प्लेसिंग है, 5 है कॉम्पैक्टिंग है, 6 है करिंग है एंड 7 है फिनिशिंग है। बैचिंग और मेजरमेंट ऑफ मटेरियल, तो ये ठीक है, वही फिर पूरा लिखा है। और आप लोगों को अब जैसे ये होता है ना, अभी जैसे हम क्वेश्चन पढ़ें तो ये देखेंगे बैचिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ मटेरियल है, ठीक है। अब मिक्सिंग देखेंगे, और मिक्सिंग में क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्टिंग देखेंगे, ट्रांसपोर्टिंग में क्या होगा। अपन लोग के मतलब पढ़ते ही दिमाग में चित्र आना चाहिए कि ट्रांसपोर्टिंग में क्या होता है, मिक्सिंग में क्या होता है, प्लेसिंग में क्या होता है, कॉम्पैक्टिंग में क्या होता है, कटिंग में क्या होता है, फिनिशिंग में क्या होता है। तो हो गया, बस इसी पे हो जाएगा क्वेश्चन, आसानी से लिख लेंगे। तो हम देखेंगे फिर वाट आर द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, हम यानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या क्या मुख्य फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। तो गेन इन स्ट्रेंथ विथ एज, मतलब पुराना हो गया, मिक्सिंग टाइम, करिंग टाइम के मतलब ये सब अफेक्ट करेंगे। यानी लापरवाही समझ लो, अगर कंक्रीट में कुछ तुम कर रहे हो, उसकी सही मात्रा ना मिला हो, तो वो सब रीज़न बनते हैं, अब प्रभावित करते हैं। वाट आर द वेरियस मेथड ऑफ करिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आया नहीं है तो इसको नहीं देखते हैं। फिर पार्ट 7 में क्या है, पोज़ोलाना सीमेंट है। पोज़ोलाना आप डिप्लोमा में पढ़े होंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो। कंसेप्ट आउटलाइन पार्ट 7, कंसेप्ट आउटलाइन है। पोज़ोलाना क्या है, पोज़ोलाना इट इज़ फाइनली ग्राउंड सिलिशियस मटेरियल विच बाई इटसेल्फ डज नॉट पासेस एनी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, बट इट in presence of water it reacts with calcium hydroxide and form a compound of low solubility having cementation properties. Types of pozzolana cement. Following are two types of pozzolana: natural pozzolana, artificial pozzolana. Timber is the term which denotes wood suitable for building or carpentry or other engineering purpose. Defects in timber. Following are some important defects in timber: star shake, cup shake, heart shake, bow, ring gall knots. फिर है seasoning of timber. Seasoning is the process of reducing the moisture content of timber in order to prevent the timber from possible fermentation and making it suitable for use. Wood-based product. Following are some common wood products used. क्या है, veneers and plywood, timber concrete decks, building board, hardboard, wood, wool board, rubber wood। ये होगा हमारा कंसेप्ट आउटलाइन 7 को। अब इसको अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। व्हाट इज़ पोज़ोलाना। अब ये पोज़ोलाना अगर आप कंसेप्ट आउटलाइन समझ गए तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पोज़ोलाना अपन आराम से लिखेंगे, एकदम से छाप के आएंगे। और लेकिन ये करेंगे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपन लोग, बिकॉज आप लोग इंजीनियर हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिम्बर, वही टिम्बर है कंसेप्ट आउटलाइन वाला, ठीक है। अगर हम पूरा वीडियो देखें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सोजीनियस ट्री आल्सो शो इट्स क्रॉस सेक्शन। अभी ये देखते हैं, अभी ये जो हमारा
क्रॉस सेक्शन। और ये ट्री होता है, ट्री में जो वलयों की संख्या होती नहीं है वही से रिलेट है। आप डायग्राम देखिए, डायग्राम को समझिए, बस डायग्राम को समझिए, उस डायग्राम से अपने दिमाग से लिख लीजिए, बस हो गया। व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट इन टिम्बर, मेजर डिफेक्ट इन टिम्बर में मेजर डिफेक्ट क्या है, अब उसको देखना है। नॉट एडेक्स रिंग, वही जो अभी कंसेप्ट आउटलाइन में अपन लोग पढ़े हैं, ठीक है। इसको डायग्राम को ज़रूर देखेंगे, समझेंगे। अगर आप लोगों को देखना है तो वीडियो यहीं पे पॉज करिए, देख लीजिए, और एक बार स्केच से, पेंसिल से आप लोग ये डायग्राम ज़रूर बनाइए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डू यू मीन बाई सीजनिंग ऑफ टिम्बर। लो, वही कंसेप्ट आउटलाइन का है पूरा। डेंसिटी, मॉइस्चर, सीमेंट, थर्मल एक्सपेंशन, हीट इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यही सब है, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लाईवुड एंड वेयर इज़ इट यूज्ड विद एडवांटेज स्टेट इन यूज मॉडर्न बिल्डिंग। यानी प्लाईवुड जो होती नहीं है यूज होती है, वेयर इज प्लाईवुड कहाँ यूज होती है, वही लिखना है। प्लाईवुड देखो कहाँ यूज होती है। ए वुड पैनल glued under pressure from an odd number of layers, piles or veneers is known as plywood. फिर क्या है, these piles are heated up to 150 degree Celsius and then glue is applied and pressed at a pressure। अरे वही होती नहीं है, अपन लोगों को जो प्लाई होती है लेयर बाय लेयर होती है, उस पर ग्लू लगा के उसको रख के लेयर बाय लेयर मोटा कर देते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ स्टडी टेबल नहीं मिलता है, वही होता है। एडवांटेजेस, अब इसके एडवांटेजेस का, इट हैज़ गुड स्ट्रेंथ बोथ अलॉन्ग एज वेल क्रॉस द ग्रेन। यानी स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, ये सिकुड़ता नहीं है, स्वेलिंग नहीं होता है, ये सब हो गया। अब हमारा पार्ट 8 है, लास्ट है यूनिट फर्स्ट का। इसी के बाद सेकेंड वीडियो में यूनिट सेकेंड आएगी। तो हम देखे हैं एसफाल्ट है कंसेप्ट आउटलाइन में, फिर बिटुमिन है, टार है। अब इसी पे पूरा एक बेस्ड है, यानी एसफाल्ट क्या है, इट इज़ अ मिक्सर ऑफ बिटुमिन विथ एन सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ इनर्ट मिनरल मैटर। बिटुमिन इज़ द बिल्डिंग मटेरियल इन एसफाल्ट। बिटुमिन क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द फंक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ crude petroleum as an end product. It becomes soft at moderate temperatures. Tar है, it is a dark viscous liquid produced by destructive distillation of organic material such as coal, oil, lignite and wood। ठीक है, ये हमारा टार हो गया, बिटुमिन हो गया, एसफाल्ट हो गया। तो बस इतना ही था इसमें। अब एक क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन इसमें नहीं देखेंगे, इसमें कंसेप्ट आउटलाइन देखते हैं बस। इसी पे कंसेप्ट आउटलाइन को आप बार बार लिखेंगे और एग्ज़ाम का कोई बहुत स्ट्रेस नहीं लेंगे, ठीक है। इतना इजी सब्जेक्ट है और आराम से लिख के आएंगे पेपर में, कोई टेंशन की बात नहीं। जो आमतौर में यूज होता है वही सब तो है इसमें। और है क्या, लिखने का प्रोसेस क्या है, आप लोग जो क्वेश्चन बहुत अच्छा आता होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो उसके बाद थोड़ा कम आता होगा उसको, थोड़ा कम उसको ऐसे करके, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरे करेंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ना आता होगा तो वही थोड़ा सा ऐड करके के जो आपने आंसर पहले से लिख चुका है उसी को ऐड करके लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ज़रूर, छोड़ के नहीं आना है, इतना ध्यान में रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार, थोड़ा अच्छा लगता है अपन को, तो वीडियो अपलोड करने का मन करता है फिर। चलो ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, वो भी जल्द आ रहा है। तो ऐसे यूनिट बाय यूनिट अपलोड कर देते हैं, आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, पेपर भी अच्छा होगा। ओके, गुड लक, बाय, टेक केयर। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, फोड़ के आना। बाय बाय।